डायन एक ऐसी एंटिटी जो बहुत ही इविल होती है और इसके पास काफ़ी शक्तियाँ भी होती हैं जिन्हें यूज़ करके ये इंसानों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है या क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक डायन एक अच्छा खासा प्लान बनाए इंसानों का शिकार करने के लिए, किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे गांव का? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सारी सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरीज़ हैं जो आपको पसंद आएंगी, तो उन्हें भी चेकआउट ज़रूर करें। अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपने आज के हॉरर इंसिडेंट की तरफ। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स, योर डेली डोज ऑफ हॉरर एंड थ्रिल। बसेरा हिमाचल के बॉर्डर पे बसा एक ऐसा गांव जो बिल्कुल प्लेन एरिया और माउंटेन्स के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। यहाँ की एक ऐसी दास्तां है जो आज भी इस गांव को अंदर तक हिला कर रख देती है। ये कहानी है सारिका और राघव की। राघव गांव की एक स्कूल में सरकारी टीचर की पोस्ट पर लगा हुआ था। उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ बहुत ही स्टेबल और हैप्पी चल रही थी, और राघव के गांव में उसकी फैमिली की बहुत इज्जत थी। और ये इज्जत थी राघव की वजह से, क्योंकि उनके गांव में मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग था और राघव ने एक स्कूल टीचर बनना चूज़ किया। अब आप सोचिए, जहाँ पे लोग, जिस गांव में लोग पढ़ाई लिखाई को ना चूज़ करके फार्मिंग चूज़ कर रहे हों, और आउट ऑफ ऑल दीज पीपल राघव एक ऐसा लड़का जो बाहर जाके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, उसके बाद सरकारी टीचर की नौकरी पाए और फिर अपने गांव के ही स्कूल में ट्रांसफ़र ले ले, तो ऑफ कोर्स उसकी इज्जत तो होगी ही। राघव के माँ बाप भी बहुत ही पुरानी सोच के थे, वो लोग भी फार्मर्स ही थे, लेकिन अब राघव कमाने लगा था और राघव अच्छा खासा कमा रहा था, पैसा अच्छा खासा आ रहा था, तो उन लोगों ने भी अपनी ये फार्मिंग छोड़ दी और उन्होंने अपने खेत बटाई पर दे दिए। जिन लोगों को बटाई का मतलब नहीं पता, तो उन लोगों ने अपने खेत किसी और को खेती करने के लिए दे दिए, और जब फसल कटेगी तो उसका फसल का एक पार्ट उनको मिलेगा एज अ रेंट। सब कुछ सही चल रहा था। इवन राघव ने अपना कच्चा मिट्टी का घर तोड़वा कर एक अच्छा खासा सीमेंटेड मकान बनवा दिया था। लेकिन अब उसकी माँ को सिर्फ एक ही चिंता सताए रहती थी, और ये वो चिंता है जो हर माँ बाप को एक ना एक दिन ज़रूर सताती है। राघव की माँ को उसकी शादी की बहुत फिक्र थी, क्योंकि अब राघव की एज 32 साल हो चुकी थी, और अगर अब शादी नहीं करी तो शायद उसको आगे जाके कोई बीवी ना मिले। तो यही शादी की टेंशन राघव की माँ को बहुत सता रही थी, और राघव की माँ जब भी उससे बात करती शादी के बारे में कि शादी कब करनी है, किससे करनी है, क्या हम लड़की देखना शुरू करें, तो वो हंस के उनकी बात, ऐसे मुस्कुरा के उनकी बात हवा में टाल देता। अक्सर राघव स्कूल से आने के बाद गांव के पास ही एक बहती हुई नदी के किनारे बैठ जाया करता अपनी एक डायरी के साथ, जिसमें वो अपने सपने, अपने थॉट्स लिखा करता जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। कभी कभी कुछ शेर, कभी कभी कुछ पोएम्स लिखा करता। राघव के कोई दोस्त नहीं थे या उसके कुछ रंगीन शौक नहीं थे, और ये ही लाइफ, उसकी लाइफ जो सिंपल लाइफ थी, यही उसकी माँ का सबसे बड़ा चिंता का कारण थी। एक दिन पड़ोस की उस औरत से बात करते हुए शांति देवी को पता चला कि उनके गांव बसेरा से करीब 55 किलोमीटर दूर पहाड़ों में देवी माँ का एक मंदिर है। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए, वहाँ मन्नत मांगने के लिए। और ऐसा वहाँ की मान्यता है कि वहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। वो औरत शांति देवी को बताती है कि जब उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी तो वो वहाँ पे जाके उसने मन्नत मांगी, और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी बेटी की शादी हो गई थी। ये कहकर वो औरत अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है।
अब राघव की माँ शांति देवी के मन में बस एक ही बात चल रही थी, एक ही बात घूम रही थी। वो सोच रही थी कि उन्हें भी जाना चाहिए देवी माँ के उस मंदिर में और राघव के शादी की मन्नत मांगनी चाहिए। फाइनली राघव की माँ उस गांव के एक लड़के के पास जाती हैं जो रेंट पर टैक्सी चलाता था। वो उसे बताती हैं कि उन्हें देवी माँ के उस मंदिर में जाना है और किराया तय होता है। और अगले दिन शांति देवी निकल जाती हैं देवी माँ के उस मंदिर के लिए। कुछ 2 घंटों बाद पहाड़ी रास्तों को क्रॉस करते हुए टैक्सी रुकती है एक बोर्ड के पास, जहाँ से उस मंदिर का रास्ता जाता था। मंदिर पहाड़ी पर था जहाँ टैक्सी नहीं जा सकती थी। वहाँ से शांति देवी को पैदल ही रास्ता तय करना था। शांति देवी को अंदाज़ा नहीं था कि मंदिर कितना ऊपर है, लेकिन कहते हैं ना कि जब मन में कोई स्ट्रांग विश हो तो लोग ये नहीं देखते कि रास्ता कितना लंबा और कितना मुश्किल है, वो बस चल देते हैं। शांति देवी भी बस चल दी माँ के उस मंदिर की तरफ। लेकिन जैसे ही वो 300-400 मीटर तक पहुंची तो आगे जंगल इतना घना था कि उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगा नहीं था कि रास्ता इतना लंबा होगा। ऊपर से गर्मी की वजह से उन्हें प्यास भी बहुत लग रही थी। इधर उधर भटकते हुए शांति देवी का सर अब घूमने लगा था और उनकी बॉडी अब जवाब देने लगी थी। तभी शांति देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ वक्त बाद जब शांति देवी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक घास फूस से बनी एक झोपड़ी में पाती हैं। जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश करती हैं तभी उन्हें दिखाई देता है कि बाहर से एक लड़की तेज कदमों से झोपड़ी की ही तरफ चली आ रही थी। जैसे ही वो लड़की शांति देवी के सामने आकर रुकती है, शांति देवी उसको सर से लेकर पैर तक देखती हैं। उस लड़की की उम्र तकरीबन 25 से 26 साल की थी और वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, बला की खूबसूरत। शांति देवी उससे उसका नाम पूछती हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। जवाब में वो लड़की मुस्कुराकर और थोड़ा शर्मा कर अपना नाम सारिका बताती है। वो लड़की मुस्कुराते हुए शांति देवी से पूछती है कि माँ जी आप इस जंगल में करने क्या आई थी। शांति देवी उसे बताती हैं कि वो देवी माँ के उस मंदिर में दर्शन करने आई थी, लेकिन रास्ता भटक गईं और गर्मी के चलते बेहोश हो गईं। वो लड़की ये बात सुनकर कुछ सोचते हुए अपने मन में शांति देवी को मिट्टी के कुल्हड़ में कुछ काढ़े जैसा पीने के लिए देती है और उसको ये बोलती है कि आप माँ जी इसको पी लीजिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। शांति देवी उस कुल्हड़ को पकड़ती हैं और एक ही सांस में उस काढ़े जैसी चीज़ को निगल लेती हैं। हैरानी वाली बात यह है कि जैसे ही शांति देवी ने उस काढ़े जैसी चीज़ को पिया, उनको एकदम से ऐसे झटका सा लगा और एकदम से बहुत एनर्जी सी महसूस हुई। वो एकदम अब तरोताज़ा महसूस कर रही थी। अब शांति देवी की नज़र सारिका से हट ही नहीं रही थी। वो सारिका से पूछती हैं कि बेटी तुम यहाँ अकेली रहती हो। ये बात सुनकर सारिका थोड़ा सा ऐसे मायूस सी, थोड़ा सैड हो जाती है और फिर बोलती है कि हाँ माँ जी, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। जब मैं 13 साल की थी तब मेरे माँ बाप गुजर गए थे और तब से मैं यहीं रहती हूँ और उनकी गुड़िया वगैरह बनाकर, खिलौने वगैरह बनाकर मंदिर में जो लोग आते हैं उनको बेचकर ही अपना गुजर बसर करती हूँ। तभी सारिका बात को पलटते हुए शांति देवी से कहती है कि माँ जी मैं आपको मंदिर ले चलती हूँ, फिर आप आराम से अपनी मन्नत मांग लेना। लेकिन शांति देवी को पता नहीं क्या हुआ था कि अब उनकी नज़र सारिका से हट ही नहीं रही थी। वो सारिका से पूछती हैं कि बेटी अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या तुम मेरे घर की बहू बनना पसंद करोगी। ऑल ऑफ द सडन ये सुनकर सारिका के चेहरे पर, सारिका के होठों पर ना जाने क्यों एक तीखी सी मुस्कान आ गई थी। उसने ऐसे शर्माने का शांति देवी के सामने नाटक करते हुए हाँ कर दी। उसके बाद सारिका ने शांति देवी को उनकी टैक्सी तक छोड़ा और जाते जाते शांति देवी ने सारिका को कहा कि वो पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर अपने बेटे को लेकर आएंगी और उसी मंदिर में, देवी माँ के उसी मंदिर में उन दोनों की शादी करवाएंगी। उस दिन शांति देवी जैसे ही अपने घर पहुंची, उन्होंने अपने ही गांव के मंदिर के एक पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया। मुहूर्त 3 दिन बाद का निकला था।
राघव जैसे ही स्कूल से घर आया, शांति देवी ने उसे बता दिया कि उन्होंने उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है और मुहूर्त 3 दिन बाद का निकला है शादी का। राघव ने कुछ कहना चाहा अपनी माँ शांति देवी को, लेकिन शांति देवी तो जैसे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो एक जिद पकड़ कर बैठ गई थी और उन्होंने राघव को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उसे उनके साथ 3 दिन बाद चलना पड़ेगा उस लड़की से शादी करने के लिए। फाइनली वो दिन भी आ ही गया। शांति देवी ने राघव के लिए एक रेड और वाइट कलर का कुर्ता पजामा सिलवा के रखा हुआ था। उन्होंने उसे वो पहनने के लिए दिया और उसके बाद वो लोग निकल पड़े सारिका की झोंपड़ी की तरफ। जैसे ही वो इधर सारिका की झोंपड़ी में पहुंचे, ये समझो कि सारिका राघव को एकटक मानो ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ देखता है। वो बीच बीच में शर्माने का थोड़ा नाटक भी करती। सारिका ने भी ठीक ठाक कपड़े पहन लिए थे और अब वो तीनों निकल चुके थे देवी माँ के उस मंदिर की तरफ। मंदिर के बिल्कुल बाहर एक हवन कुंड बना हुआ था जहाँ पंडित जी ने उन दोनों की शादी करवाई। उनके फेरे हुए और अब दोनों शादीशुदा हो चुके थे। अब वक्त था सारिका के अपने ससुराल में जाने का, यानी गांव बसेरा में अपना पहला कदम रखने का। टैक्सी में कुछ टाइम सफ़र करने के बाद वो गांव के मेन एंट्रेंस पर थे और गांव का जो बड़ा सा ओपन एंट्रेंस बना हुआ था, हैरानी की बात ये थी कि आज वहाँ एक साथ 100 कौवे बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे, मानो जैसे वो उन्हें रोकना चाह रहे थे कि वो गांव के अंदर ना जाएं। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के सामने रुकी, यहाँ भी सेम ही हाल था। वही कौवे राघव के घर की छत पर बैठे हुए थे और बहुत जोर जोर से शोर मचा रहे थे, जैसे कि वो इन लोगों को किसी तूफान के आने से पहले की वार्निंग देने आए हों। और फिर हुई एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़। जैसे ही सारिका ने अपना कदम गाड़ी से बाहर रखा, वो सारे कौवे एकदम से शांत हो गए और जैसे ही सारिका खुद उस गाड़ी से पूरा बाहर निकली, वो कौवे झट से एकदम से वहाँ से इधर उधर उड़ गए। किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी, लेकिन सारिका उस टाइम आसमान में देखकर बहुत ऐसे तीखी सी मुस्कान दे रही थी। 2 दिन बीते और अभी बस 2 दिन ही बीते थे कि गांव में माहौल कुछ अजीब सा हो गया। 2 दिन के भीतर ही गांव में से 3 बच्चे लापता हो चुके थे अब, और उनका कोई अता पता नहीं लगता। कुछ पता नहीं कि कहाँ गए, कैसे गए, किसने गायब किया। अब धीरे धीरे गांव में से छोटे छोटे बच्चे लापता होने लगे, मोस्टली शाम के टाइम जब थोड़ा अंधेरा हो जाया करता। एक दिन करीब आधी रात के वक्त एक आदमी जिसका नाम रतन था, वो अपने खेतों में से पानी देकर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो आ रहा था तो उसने दूर से देखा कि 2 बच्चे भागते हुए सीधा राघव के घर में घुस गए। और उसने दूर से देखा तो उसके गेट पर एक औरत खड़ी थी जिसने ऐसे दुल्हन की तरह एक लंबा सा घूंघट डाल रखा था। जैसे ही उसने पलकें झपकाईं तो अब वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो चलता हुआ राघव के घर के सामने पहुंचा और वहाँ से वो निकल ही रहा था, तभी उसे वहाँ से बहुत कुछ चीज़ जलने की, जैसे बाल जलते हैं, ऐसी एक स्मेल आई। और वहाँ से उसने थोड़ा ध्यान लगाया तो उसे ऐसे धीमे धीमे मंत्रों की आवाज़ भी आ रही थी, जो आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन बहुत साफ थी। उसने ज़्यादा गौर ना करते हुए वो अपने घर की तरफ चल दिया। अगले दिन जब सुबह रतन अपनी नींद से जागा तो गांव में कोहराम सा मचा हुआ था। जब उसने लोगों से पूछा कि क्या हुआ, तब उसे पता चला कि गांव से अब 2 बच्चे और लापता थे। और ये बात सुनकर उसको कल रात का सीन याद आया कि कैसे उसने 2 बच्चों को राघव के घर में घुसते हुए देखा। उसने गांव वालों को बताया कि कल रात जब वो अपने खेतों से पानी देकर वापस लौट रहा था घर पे, तब उसने 2 बच्चों को भागते हुए राघव के घर में घुसते हुए देखा। और उसने ये भी बताया कि उसने राघव के गेट पर एक औरत को खड़े हुए देखा जिसने बहुत लंबा सा घूंघट डाल रखा था, और उसने ये बात थोड़ा सा ऐसे नज़रअंदाज कर दी। उसे ऐसा लगा जैसे वो उसका वहम था। राघव की गांव में बहुत इज्जत थी, लेकिन अब बात बच्चों के गायब होने की थी। तो गांव वालों ने सोचा कि एक बार जाकर नॉर्मली बात की जाए और देखा जाए कि आखिर मामला है क्या।
जैसे ही गांव वालों ने राघव के सामने ये बात रखी तो वो एकदम से भड़क गया और एक एक करके सबको अपने घर से बाहर निकाल दिया और काफ़ी बुरा भला भी कहा। रतन ने गौर किया कि जब राघव ऐसा कर रहा था, लोगों को गालियां बक रहा था, तो उसकी बीवी सारिका मुंह में अपना पल्लू दबाए बहुत ही तीखी तरह से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी कि जैसे उसका प्लान काम कर गया। सब वहां से चले तो गए थे, लेकिन अब उन्हें शक तो हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि राघव ऐसा था ही नहीं। उल्टा वो तो बहुत ही शांत और सॉफ्ट स्पोकन था। आज से पहले उसने इवन किसी से ऊंची आवाज़ में तक बात नहीं की थी। गांव के मुखिया का एक अघोरी से जान पहचान था, तो जो पास ही एक शमशान घाट में रहता था, गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और अब सारी बात उसे बताई। उस अघोरी ने जब चुप करके ऐसे सारिका को देखा तो उसे सारा खेल समझ आ गया और वो थोड़ा घबरा भी गया। उस अघोरी ने गांव वालों को साफ साफ शब्दों में आगाह कर दिया कि सारिका कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि साक्षात एक डायन है जो इस गांव में अपनी भूख मिटाने और अपनी शक्तियों को बढ़ाने आई है, और गांव से जितने भी बच्चे लापता हुए हैं उन सारे बच्चों का वो बलिदान दे चुकी है। अगर सारिका इस गांव में अकेले रहने आती तो गांव वाले उसे एंट्री नहीं देते और यहाँ बसने नहीं देते। इसलिए सबसे पहले उसने शांति देवी पे वशीकरण किया और उनको अपने वश में किया, और धीरे धीरे उस फैमिली के सारे मेंबर्स पे अपना वशीकरण चला के वो इस गांव में अब रह रही है उनकी फैमिली के साथ। राघव से शादी करना उसके लिए एक बेस्ट प्लान और एक बेस्ट कवर इसलिए था क्योंकि राघव की गांव में काफ़ी इज्जत थी, और दूसरी चीज़ कि राघव की वाइफ को कोई डायरेक्टली ऐसे उंगली पॉइंट नहीं कर सकता था कि ये तुम ये सब कर रहे हो, इसलिए ये उसका एक बेस्ट कवर था। लेकिन साथ साथ उस अघोरी ने ये भी कहा गांव वालों से कि वो उस डायन का, यानी अघोरी उस डायन का आमने सामने से मुकाबला नहीं कर सकता था, और अगर सारे गांव वाले भी मिल के और वो अघोरी मिल के उस डायन का सामना करने जाएं तब भी उसका सामना नहीं हो सकता था, इतनी पावरफुल थी वो। इसीलिए उसने गांव वालों से ये तो कह दिया कि मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गांव वालों और गांव के बच्चों की सेफ्टी के लिए उस अघोरी ने गांव वालों को एक अभिमंत्रित ताबीज़ दी, सबको एक एक ताबीज़ बांटी, जिससे वो डायन वो उनके पास नहीं आ सकती थी, जिससे उनकी रक्षा हो सके। उसने गांव वालों को साफ साफ हिदायत दी कि जब तक ये ताबीज़ उनसे टच है, उनके शरीर से टच है या उनके पास है, तो वो डायन उनका कुछ नहीं कर पाएगी। उसने यहाँ तक कि गांव के लोगों के घरों के ऊपर कील भी ठोकी, जिससे वो डायन कभी रात के अंधेरे में उनके गाँव में, उनके घर में प्रवेश ना कर सके। कुछ दिनों तक गांव में जब जो कोहराम मचा हुआ था, अब वो थोड़ा शांत हो चुका था। लोगों को थोड़ा सुकून था, गांव में किसी को कुछ नहीं हो रहा था, बच्चे भी लापता नहीं हो रहे थे, बच्चे सारे सेफ थे। लेकिन इधर दूसरी तरफ राघव के घर में मामला पूरा उल्टा हो चुका था। राघव के माँ पापा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और वो बेड रिडन हो चुके थे, वो अपने बेड से उठ ही नहीं पा रहे थे। और ये कह लो कि सारिका का राघव के ऊपर वशीकरण इतना स्ट्रांग था कि उसने कभी डॉक्टर को बुलाने की भी नहीं सोची, एक बार बात भी नहीं करी। सारिका बस उसे ये कह देती कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, और राघव किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी बात मान लिया करता। लगभग एक हफ्ते के अंदर राघव के दोनों माँ बाप अब भगवान को प्यारे हो चुके थे। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी डेड बॉडीज़ देखकर गांव वाले बहुत ही हैरान और परेशान थे, क्योंकि शुरू से राघव के दोनों माँ बाप बहुत ही हेल्दी थे, लेकिन अब उनकी डेड बॉडीज़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उनकी बॉडीज़ के अंदर से सारा मांस और सारा खून चूस लिया गया हो। उनकी डेड बॉडीज़ में सिर्फ हड्डियों का कंकाल और उसके ऊपर स्किन चढ़ी हुई थी, बस इतना ही बचा था। राघव के माँ बाप का अंतिम संस्कार हो चुका था, सब अपने घर जा चुके थे, लेकिन अब जब लोग उसके घर के बाहर से निकलते तो हमेशा राघव के घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद मिलती। लोगों के मन में अब थोड़ा डर कम हो चुका था, लोग भी लापता होने बंद हो गए थे, लेकिन लोगों के मन में अभी भी थोड़ा डर था, और ये डर था सारिका का। लेकिन वो अभी भी इधर उधर बाहर निकलना चालू कर चुके थे, बाहर चौपाल पे बैठने लग गए थे। तकरीबन 1 महीना हो चुका था अब राघव के माँ बाप की डेथ को। एक रोज़ वही आदमी रतन अपने एक पड़ोसी के साथ जब राघव के घर के सामने से गुजर रहा था, जैसे ही वो राघव के घर के सामने पहुंचे तो उन्हें राघव के घर से तेज़ मांस के सड़ने की ऐसे बहुत तेज़ स्मेल आई,
और ये स्मेल मिलते ही वो दोनों अपने तेज़ कदमों से ऐसे भागे मुखिया के घर की तरफ। उन्होंने जाकर मुखिया जी को बताया कि ऐसे ऐसे राघव के घर से बहुत ही तेज़ ऐसे स्मेल आ रही है किसी चीज़ के सड़ने की। ये सुनकर मुखिया ने 10-12 लोगों को इकट्ठा किया और सारे के सारे पहुँचे राघव के घर के सामने। उन्होंने बहुत बार गेट को नॉक किया और इतनी बार गेट को नॉक करने के बावजूद भी अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ये देखकर मुखिया ने लोगों को बोला कि इस दरवाजे को तोड़ दो। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा गया और लोग उस घर के अंदर घुसे तो वो सब देखकर वो लोग बड़े हैरान थे। इवन मुखिया भी अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया था। घर के अंदर का माहौल ऐसा था जैसे उस घर के अंदर भूकंप आया हो और एक कमरे से बहुत ही तेज़ दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही मुखिया अंदर घुसा उस कमरे में तो वहाँ उसने देखा कि एक खाट पर एक लाश पड़ी है जो बिल्कुल सूख चुकी है और ऑलमोस्ट सड़ चुकी थी और उसके अंदर से अब कीड़े बाहर निकलकर गिर रहे थे और ज़मीर पर सिंदूर से एक बहुत बड़ा सा गोल घेरा बना था जिसके अंदर एक स्टार सा बना था और उसके बीच में एक बकरे का सर कटा हुआ रखा था। जब पास जाके देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि राघव की लाश थी और सारिका का कोई अता पता नहीं था और उसी कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। ये सब लिखा हुआ देखकर सारे जितने भी लोग उस घर में मौजूद थे सब के सब में भगदड़ मच गई और सारे के सारे घर से बाहर निकलकर भागने लगे। मुखिया ने उन अघोरी बाबा को बुलाया। वो अघोरी बाबा आए और उन्होंने उस घर के आंगन में बैठकर थोड़ी देर ध्यान लगाया और उसके बाद उन्होंने सबको सारी सच्चाई बताई। उन्होंने ये बताया कि सारिका शिकार ना मिलने की वजह से फ़िलहाल के लिए तो यहाँ से चली गई है, लेकिन वो वापस ज़रूर लौटेगी क्योंकि डायन कभी अपना शिकार नहीं भूलती, लेकिन कब ये किसी को नहीं पता था। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।